कहीं आप भी फ्रोजन शोल्डर के शिकार तो नहीं? चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, क्या आपका कंधा फ्रीज या जाम होने लगता है? कंधे में तेज दर्द होता है जो अक्सर रात में बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, एक समय पर आकर कंधे को घुमाना या मूव करना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा है तो आप भी फ्रोजन शोल्डर की गिरफ्त में आ चुके हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इमरान अख्तर से। और ये कि फ्रोजन शोल्डर बीमारी को, जो कंधे की ये बीमारी होती है जिसमें कंधे में दर्द हो जाता है, पुराना दर्द रहता है, बिना चोट लगे दर्द होने लगता है और कंधे का मूवमेंट पूरा नहीं होता है। तो इस बीमारी को खुद से डायग्नोज नहीं करना चाहिए कि ये जो मैं लक्षण बता रहा हूँ तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ये बीमारी ही हो गई है। तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम अगर हो, कंधे में पुराना दर्द हो जाए, तो डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए और जांचें करानी चाहिए, जैसे कि एक्सरे, नॉर्मल एक्सरे भी ज़रूर कराना चाहिए। और कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर होता क्या है? फ्रोजन शोल्डर में कंधे के अंदर का जो कैप्सूल होता है, जॉइंट के अंदर एक झिल्ली होती है, कैप्सूल होते हैं। तो जो जोड़ के अंदर, कंधे के अंदर का जो कैप्सूल होता है, आगे का हिस्सा वो मोटा हो जाता है। और आगे का हिस्सा जब मोटा हो जाता है तो हम कंधा बाहर की तरफ घुमा नहीं पाते हैं। आगे की तरफ ये मोटा कैप्सूल मोटा हो जाने की वजह से बाहर की तरफ घुमा नहीं पाते हैं। तो इसी को हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? अक्सर देखा गया है कि डायबिटीज में ये बहुत कॉमन है। तो कई बार पेशेंट को पहली बार डायबिटीज डिटेक्ट होता है फ्रोजन शोल्डर की वजह से। डॉक्टर को ये लगता है कि हाँ, इसमें डायबिटीज हो सकता है, और जांच होती है, डायबिटीज निकलता है। और कई लोगों को पुराना डायबिटीज रहता है, और पुराने डायबिटीज में ऐसी स्टेज आती है जिसमें कि फ्रोजन शोल्डर की बीमारी हो जाती है। तो एक तो हमें इसका डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि डायबिटीज से है, तो हम डायबिटीज से बचना चाहिए। तो डायबिटीज से बचने के सारे उपाय करने चाहिए, अपना वेट रिडक्शन से लेकर के अवेयरनेस, और रेगुलर चेकअप, ब्लड की चेकअप कराना चाहिए। ब्लड शुगर, फास्टिंग, बीपी, HbA1c, ये सब जांचें कराते रहना चाहिए, ताकि हम जल्दी पता लगा लें कि ये डायबिटीज़ हमें हुआ है कि नहीं हुआ है। एक ये चीज़। दूसरा कि थायराइड की अक्सर प्रॉब्लम होती है जो, तो उसमें ये फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो थायराइड की प्रॉब्लम्स अक्सर हमको पता ही नहीं लग पाती है, और इसके लक्षण भी बहुत देर से समझ में आते हैं। तो दूसरी जो बीमारी होती है वो थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो हमें थायराइड का भी रेगुलर चेकअप, T3, T4, TSH, जो खून की जांच होती है, वो भी हमें रेगुलरली कराते रहना चाहिए, ये पता लगाने के लिए कि कोई थायराइड की प्रॉब्लम है कि नहीं। क्योंकि थायराइड में भी ये देखा गया है, इसका डायरेक्ट रिलेशन फ्रोजन शोल्डर से है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। कई बार हमारी जो कंधे की मांसपेशी ये कमज़ोर होती है, और जो उसको भी देखना ज़रूरी है जांचों से कि वो कमज़ोर तो नहीं है। इसमें ये कमज़ोर रहेंगी तो ये फ्रोजन शोल्डर बीमारी और ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। तो हमें सबसे पहले डॉक्टर से ये जांच कराना ज़रूरी है, एक्सरे द्वारा, और बहुत सारी जितने ब्लड टेस्ट मैंने कहा, तो इन इन सारे टेस्टों के आधार पे ही हमें फ्रोजन शोल्डर की डायग्नोसिस बननी चाहिए। और यदि ये डायग्नोज हो चुका है कि फ्रोजन शोल्डर हो गया है, तब क्या करना चाहिए? तो फ्रोजन शोल्डर का सबसे मेन इलाज एक्सरसाइज ही है। अगर आप हम दवाओं से उम्मीद करें कि दवा कोई हम खा लेंगे, इतने दिन खा लेंगे, फ्रोजन शोल्डर सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मेन इलाज फ्रोजन शोल्डर का एक्सरसाइज ही है। तो हमें कंधे का तरह तरह की एक्सरसाइज हैं जो कि डॉक्टर बताते हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन के बताए हुए एक्सरसाइजेस को वो करते हैं। तो तरह तरह की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस होती हैं, वो हमें करना चाहिए। शुरुआत में जब पेन ज़्यादा हो रहा होता है तो कुछ फिजियोथेरेपी की एक मशीनें होती हैं, उससे सिकाई में भी फ़ायदा होता है। तो हमें किसी फिजियोथेरेपी सेंटर पे भी जा सकते हैं आसपास के, और रेगुलरली हमें एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी की मशीनों से सिकाई शुरुआत में, उसके बाद फिर एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज भी एक्टिवली हमें खुद से करना है। अगर हम ये सोच लें कि नहीं, हम तो फिजियोथेरेपी सेंटर पे चले जाएंगे और कोई फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे हाथ पकड़ेगा और हमारी एक्सरसाइज करा देगा तो हमारा कंधा सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको खुद से अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा कंधे के मूवमेंट करने के लिए, तब जाके
मैक्सिमम फ़ायदा तभी होगा। तो फिजियोथेरेपी के अलावा हमें बाकी टाइम पे भी एक्सरसाइज करना चाहिए कंधे की, यानी कि दिन में एटलीस्ट 3 से 4 बार एक्सरसाइज करना चाहिए। पहले तो एक्सरसाइज आप अच्छे से सीख लें, याद कर लें, फिर उन एक्सरसाइज को दिन में 3 से 4 बार हमें उन्हीं एक्सरसाइज को करना चाहिए, तब जाकर के कुछ रिजल्ट हमें आएगा। जो पेशेंट बहुत ईमानदारी से एक्सरसाइज करता है कि हाँ हमें फ्रोजन शोल्डर हुआ है, हम इसको ठीक कर लेंगे, एक्सरसाइज करेगा, अच्छी उम्मीद करेगा, और इनिशियली बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो एक्सरसाइज करते टाइम, तो शुरू में दर्द की दवाओं का सहारा ले सकते हैं फॉर फ्यू डेज, मतलब कुछ ही दिन के लिए, और उसके बाद सिकाई भी का भी कुछ सहारा लिया कुछ दिन। उसके बाद एक्सरसाइज आप अच्छे से रेगुलरली ईमानदारी से अगर करेंगे तो 6 हफ्ते कम से कम अगर लगातार हम करेंगे, तब जा करके उसका रिजल्ट कुछ पता लगेगा फ्रोजन शोल्डर में। तो ऐसा नहीं कि आप 1 हफ्ते एक्सरसाइज किया और बताया कि यार हमें तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है एक्सरसाइज का और बाकी चीज़ों का। 6 हफ्ते लगातार अगर हम करेंगे, तब जा करके फ्रोजन शोल्डर में फ़ायदा हो सकता है। तो हमें बहुत पेशेंस के साथ और बहुत हिम्मत के साथ रेगुलरली एक्सरसाइज 6 हफ्ते तक लगातार करना चाहिए। एक ये पॉइंट। जिन पेशेंट को अगर ये सब करने के बावजूद भी फ़ायदा नहीं करता है, और जिसमें डायबिटीज़ अगर ना हो या डायबिटीज़ हो तो बहुत कंट्रोल्ड हो, उसमें कुछ इंजेक्शन थेरेपीज़ भी हम लोग करते हैं। अगर ये वाला स्टेप अगर नहीं कारगर होता है तो इंजेक्शन भी लगाते हैं। इसमें जॉइंट के अंदर तरह तरह के इंजेक्शंस इसमें इंजेक्ट किए जाते हैं, तरह तरह की दवाएं आती हैं जो जॉइंट के अंदर लगाई जाती हैं। तो इंजेक्शन लगाने के बाद फिर से वही हम पहले स्टेप पे आते हैं, यानी एक्सरसाइज ही करना है। इंजेक्शन लगवाने के बाद फिर से पेशेंट को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो एक्सरसाइज करे, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने के वो प्रोत्साहित किया था। उसके बाद अगर ये इंजेक्शन थेरेपी भी फेल कर जाए तो हम दोबारा इंजेक्शन थेरेपी भी करते हैं 1.5 महीने के गैप पे, और अगर 2-3 इंजेक्शन की थेरेपी भी फेल कर जाए, उसके बाद फिर आता है आर्थोस्कोपी, यानी दूरबीन से इलाज। इसमें क्या करते हैं, हम कंधे के पीछे छोटा सा 4 मिलीमीटर का छेद करते हैं, और उसी रास्ते हम दूरबीन डालते हैं, और एक और दूसरा औजार होता है इसका, जिससे कि हम शेवर मशीन से और रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से हम जो कैप्सूल जो कंधे के अंदर जो मोटा हो जाता है, उसको उसके अंदर हम कटिंग करके उसको हम पतला कर देते हैं। यानी कि जहाँ पे कैप्सूल टाइट हो गया है, जिस आगे का पोर्शन टाइट हो जाने की वजह से जो कंधा हमारा बाहर घूम नहीं रहा है, और सारी जो थेरेपी फेल कर जा रही, फिजियोथेरेपी फेल कर जाए, दवाएं फेल कर जाए, इंजेक्शन थेरेपीज फेल कर जाए, सब फेल करने पे हमें आर्थोस्कोपी का सहारा लेना चाहिए। यानी कि दूरबीन डाल करके, दूरबीन के सहारे से हम एक छोटे से इंसिजन से 4 मिलीमीटर इंसिजन से हम ये जोड़ के अंदर का कैप्सूल इसकी सफाई कर देते हैं। सफाई करने के बाद फिर से एक्सरसाइज ही बोला जाता है, और वो एक्सरसाइज करते हैं। और कुछ केसेस में जो लोग आर्थोस्कोपी सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, कुछ केसेस में, कुछ सेलेक्टेड केसेस में हम एनेस्थीसिया दे करके जो कंधा जो स्टिफ हो गया, जाम हो गया, उस कंधे का एनेस्थीसिया दे करके ओटी में हम उस कंधे का मूवमेंट भी कराते हैं। ऐसा सेलेक्टेड किस्म करते हैं। बहुत ज़्यादा इसको हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं। कई बार एनेस्थीसिया में अगर ज़्यादा कंधे का मूवमेंट करने पे कंधे में फ्रैक्चर भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो हमें ये सब थेरेपीज़ हैं हमें फ्रोजन शोल्डर की, जो कि हमने बताया कि फिजियोथेरेपी, उसके बाद इंजेक्शन थेरेपी, और कुछ मोबिलाइजेशन करते हैं एनेस्थीसिया में, और आर्थोस्कोपी, ये अलग अलग तरह के इलाज होते हैं। इसीलिए कंधे में अकड़न हो तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, और किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कांटेक्ट करें, और अपनी इस समस्या को गंभीर स्थिति तक ना पहुंचने दें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।